Assalamu alaikum dear students. I hope you're all doing great. I welcome you in another lecture of this week. Obviously the first lecture of this week, intermediate part 1, and today we are going to learn our poem 5, book 3. ठीक है जी, आज हम बुक 3 में poem 5 को पढ़ेंगे, जिसका जो टाइटल है वो है इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स। ये आपकी 5वीं नज़्म है और इसके जो पोइट हैं उनका नाम है जॉन स्टॉलवर्दी। और थीम जो है वो नज़्म का बहुत कॉमन सा है, अगरचे कि बहुत अहम इनका थीम है कि दिस इज़ द सिम्बॉलिक पोएम इन विच जॉन स्टॉलवर्दी हैज़ शोन मैंस इंस्टिंक्टिव लव फॉर जॉय एंड मैरी मेकिंग। कि जितने भी हालात देखें ना, इंसान के नियर एंड डियर वंस चले जाते हैं, रिश्तेदार करीबी हो गए, वालिदैन भी फौत हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान अपनी ज़िंदगी को जारी रखता है क्योंकि उसकी फितरत में है। ये अल्लाह ने उसकी फितरत में डाल दी बात। इस तरह की कुछ बात यहाँ भी है कि इंस्टिंक्टिव का मतलब क्या है, बाय बर्थ नेचुरली उसके अंदर एक चीज़ है कि उसे जॉय पसंद है, खुशियों में रहना, खुशियाँ मनाना उसको अच्छा लगता है। वेयर एज द वर्ल्ड इज़ फेस्ड विद द डेंजर ऑफ वॉर, मिजरी एंड पॉवर्टी। जबकि शायर कहता है दुनिया में काफ़ी मसाइल हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला जो जंग के ख़तरात हैं। देखिए आप अपने इर्द गिर्द अभी देखें, मीडिया से भी हमें पता चलता रहता है कि किसी भी वक्त दुनिया में पूरी जगह अमन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में कोई ना कोई लड़ाई, जंग है, लड़ाई है, बैटल है, वो जारी है। इसी ही बात का जो है वो दुख, जो तकलीफ़ जो है वो जॉन स्टॉलवर्दी को भी है और इसी चीज़ का ही जिक्र उन्होंने अपनी नज़्म में किया है। तकलीफ़ भी है, पॉवर्टी भी है। ज़ाहिर बात है जब कहीं जंग होगी, लड़ाई होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह होता ही है, मईशत भी तबाह होती है, इंसानों की पर्सनैलिटी भी स्प्लिट अप कर जाती है, बेचारे वो भी बिखर जाते हैं, उनका अपना यकीन जो है वो मुतज़लज़ल हो जाता है। इसी तरह की कोई बात जो है वो हमें नज़्म में भी वो कहता आएगा शायर। और इसमें 3 स्टैंजाज हैं और तीनों में उसने एक वर्ड डार्क एडजेक्टिव को इस्तेमाल किया है जो रिप्रेजेंट करता है टोटली उसी मकसद को कि डार्कनेस वो क्या है, वही डार्कनेस प्रिवलेंट है बिकॉज ऑफ डेंजर ऑफ वॉर, मिजरी एंड पॉवर्टी। ठीक है, फिर ये तो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस चीज़ के ऊपर ज़ोर देता है कि इंसान इसके बावजूद भी खुशी का कोई लम्हा अपने हाथ से जाने नहीं देता, या उसे जब भी कहीं ना कहीं खुश होने का मौका मिलता है वो अपनी खुशी का इजहार कर देता है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ मौजू जो है इस नज़्म में भी हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास पहला स्टैंजा जो बेटे वो डिस्प्लेड है, इस पर ज़रा तवज्जो कहानी रखिएगा। ठीक है जी, पहला है जी विक्स बैलेंस फ्लेम। विक्स कहते हैं उस धागे को, उस बत्ती को, जो थ्रेड होता है ना मोमबत्तियों में, उस पर शोला जो है वो जब भी आप उसको देखें जलाएंगे तो वो पहले टिमटिमाता है, ठीक है, अनइवन होता है, फिर बाद में वो बैलेंस हो जाता है। तो कहते हैं जनाब उसके ऊपर जो है वो जो मोमबत्ती है उसकी जो धागा है उसके ऊपर शोला मुतवाज़िन हुआ। अ डार्क ड्यू फॉल्स, देखिए जी वो इस लफ्ज़ को नोट कीजिएगा। और एक तारीक शक्ल की, शाम का वक्त है, तारीकी तो होनी ही है, लेकिन सिम्बॉलिकली क्या कह रहा है, उस तमाम आइडिया को बयान करने के लिए कि बड़ा एक अलमनाकी जैसा मामला हो। तारीक जो है, ड्यू कहते हैं शबनम को, फॉल्स कि वो गिरती है, पड़ती है उस ठंड के माहौल में। कहाँ? इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स, कि वो गली है, वो सड़क है जहाँ पे के ठेले लगे हुए हैं फलों के। मेलन, गोवा, मैंडरीन, उसमें खरबूजा है, अमरूद है। मैंडरीन भी एक राउंड शेप्ड संतरा टाइप का एक फल होता है, इसी क्लास का, ठीक, तो शादा फल है ये, लेकिन ऑलमोस्ट ये सारे राउंड शेप्ड हैं। और इन फलों का जिक्र भी ख़ास तौर पे वो क्यों कर रहा है, पिरामिड पाइल्ड लाइक कैनन बॉल्स। अब पिरामिड कहते हैं मखरूती शक्ल को। आप अहराम मिस्र की जब बात करते हैं तो वहाँ भी वो पिरामिड्स हैं, फ़ेरो के दौर से जो बने हुए हैं, फ़िरौन के दौर से, उनको भी पिरामिड कहते हैं क्योंकि वो मखरूती शक्ल के होते हैं। तो वो अब आप रेहड़ी पे अगर कभी आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया हो तो फलों को इस तरह से, यानी पहले नीचे को 10 चीज़, उसके बाद फिर 9, फिर 8, क्योंकि 10 के ऊपर 10 रखेंगे तो वो तो गिर जाएंगे, कुदरती बात है ना। तो वो एक किस्म की कोनिकल शेप बन जाती है आखिर में जाके। तो वो कहते हैं फल इसी अंदाज में सजे हुए हैं। कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात करता है, पिरामिड पाइल्ड, पाइल्ड का मतलब ढेर लगा हुआ है, हीप्ड अप है, लाइक कैनन बॉल्स, लेकिन आगे फ़ौरन उसकी तशबीह देता है जैसे कि तोप के गोले होते हैं। पुराने ज़मानों में जब होते थे तो उन्हें भी जहाँ तोप होती थी, कैनन होती थी, ये उसी के साथ पड़े होते थे।
नीचे ढेर लगा, तो ढेर नहीं ये बिखरे पड़े हो, यानी पहले 50, फिर उसके बाद 49, इस तरह से ढेर लगा हुआ, और आखिर में वो कोनिकल फॉर्म बन जाती थी। यानी उन राउंड शेप्ड जो फल हैं उनकी मिसाल भी वो इसलिए जान के दे रहा है कि ताकि उसको सिंबलाइज कर सके कैनन बॉल्स के साथ, ताकि वो जो एक एलिमेंट है डेंजर ऑफ वॉर का, उसको रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, बड़ा सिंबॉलिकल ये इसका वो इसकी वर्स है। अच्छा, फिर आगे उसकी क्वालिटीज़ देखें, ग्लो रेड हॉट, गोल्ड हॉट, फ्रॉम विद इन। अच्छा जनाब, आप मैंडरिन को ले, चकोतरा रेड, अंदर से सुर्खी माइल होता है। ठीक है, ऐसे ही मेलन जो है वो बड़ा मीठा होता है, जूस से भरा हुआ होता है, लेकिन ग्लो का मतलब क्या है कि चमक होती है पानी की वजह से, फल को अंदर से काटे चमक रहा होगा। अब इसको भी बिल्कुल वो सिंबलाइज कर रहा है कैनन बॉल्स की तरह, कि वो भी ग्लो करते हैं, अंदर से दहकते हैं। ठीक है, रेड हॉट, कि जब उनको फायर किया जाता है, अंदर उनके वो जो एक बारूद होता है वो जलता है और अपने मखसूस डिस्टेंस पे पहुँच के वो वहाँ पे फट जाते हैं। गोल्ड हॉट, अब हॉट दोनों उसमें आया हुआ है बतौर एडजेक्टिव के, तो ये क्या बता रहा है, गरम, धमाकेदार चीज़, एक्सप्लोसिव। यानी फलों की चमक, फलों का रस, फलों का सुर्खी माइल होना, वो सिंबलाइज कर रहा है कैनन बॉल्स के साथ, कि वो भी अंदर से, विद इन का मतलब क्या है, इनसाइड, अंदर से वो भी ऐसे ही है। ठीक है बेटे, पहला स्टैंजा उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत अहम रस्म है ये। उसके बाद हम इसका दूसरा स्टैंजा पढ़ते हैं। फिर देखिए, डार्क चिल्ड्रन, अंधेरा है, शाम का वक्त है, बच्चों के चेहरे पे तारीकी है, लेकिन तारीकी गम की, यानी कि वो बच्चे मिजरेबल स्टेट से होके आ रहे हैं, यानी वो उस इलाके से ताल्लुक़ रख रहे हैं जहाँ पे अभी जंग व जदल हो रही है। विद अ कॉइन टू स्पेंड, गुर्बत, हर किसी के पास एक सिक्का है, पॉवर्टी, खर्च करने के लिए। एंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट, अब वो जो ठेला लगा हुआ है फल का, उसके जनाब वो लालटेन उससे लगाई हुई है ना, तो उसका एक ख़ास दायरा है, उसकी रोशनी ख़ास दायरे तक जाएगी, उसको ऑर्बिट कह रहा है कि वो सब उसके दायरे में दाखिल होते हैं। फाइंड मेलन, गोवा, मैंडरिन, तो इन तमाम फलों को, ये जो तीन हैं वहाँ रेडी पर पड़ा हुआ, उसको देखते हैं। द मून कॉम्पैक्टेड टू अ रिंड, रिंड आउटर स्किन को कहते हैं, जो फल की आउटर स्किन होती है ना उसको कहते हैं। द सन इज पिटेड, पिटेड कहते हैं होल्ड, बीटन। बेसिकली अगर यहाँ देखें, मून और सन का रात का वक्त है, इस तरह की गुंजाइश नज़र नहीं आती, और मोस्ट प्रॉब्ली जो क्रिटिक्स जैसा कहते हैं कि लाइंस को राइम करने के लिए, ठीक है, मैंडरिन के साथ स्किन को और फाइंड के साथ, इनफैक्ट ये रिंड में पड़ गया, सॉरी, ये राइंड है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, राइंड। फाइंड के साथ राइंड को और मैंडरिन के साथ स्किन को राइम करने के लिए जो है इस तरह की ये दो वर्सेस को इंट्रोड्यूस किया गया है। यानी वो कहते हैं, ऐसे लगता है कि उनका जो छिलका है वो चांद उसमें सिमट गया। कॉम्पैक्ट का मतलब कि उसके अंदर प्लेस कर दिया गया हो, चमक भी क्या कह सकते हैं। सन इन अ पिटेड स्किन, कि वो जो फल है उसके अंदर ऑब्वियसली होल्स भी होते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे अनइवन सतह होती है, तो ऐसे जैसे चांद, चमक का उसने पहले जिक्र किया है, तो कैसे जैसे चांद और सूरज इन फलों की शक्ल में सिमट के यहाँ पे मौजूद हों। ठीक है जी। तीसरा जो उसका स्टैंजा है, दे टेक इट, बच्चे उस फलों को लेते हैं। ब्रेक इट ओपन, आप देखिए बच्चे छुरी कांटे का थोड़ा इंतजार करेंगे, उसी वक्त उनको खोलते हैं फलों को। लेट अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट, ये है एलिमेंट ऑफ मैरी मेकिंग, एलिमेंट ऑफ एंटरटेनिंग वन सेल्फ। कैसे कि जनाब वो जो सुनहरा सा पानी है, सफ़ेद सा पानी है, फलों का फाउंटेन, वेट माउथ, फिंगर्स, चीक, नोज, चिन, खाते हैं उनको बच्चे सा खा सकते हैं। उन्होंने ख्याल थोड़ी रखना है कि गाल पे भी जूस लग रहा है, चिन पे भी लग रहा है, नाक पे भी लग रहा है, तो वो सारी वो गीली हो जाती है, वो एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, रेडियंट एज लैंटर्न्स, और उनके चेहरे मुनव्वर हो जाते हैं, रोशन हो जाते हैं, शाइनिंग करने लगते हैं जैसे कि लालटेन जगमगा रही है। दे फॉरगेट, और इस सारे मरहले में वो भूल जाते हैं। द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन, जॉन स्टॉलवर्थ भी वहाँ ठहरा हुआ है, बच्चों को पता नहीं कि शायर ठहरा, वो किस टॉर्चर्ड है सोच के साथ, वो इनको देख रहा है, बच्चे उससे बाखबर नहीं है, बेखबर है, और वो अपनी मौज मस्ती में है। जबकि शायर जो ही स्टोन विद द ट्रबल ऑफ वर्ड्स, पॉवर्टी, मिजरी एंड वॉर, वो इस चीज़ को ठहरे के देख रहा है कि इर्द गिर्द सारा जंग का माहौल है, लेकिन फिर वो सोचते कि बच्चों को उसने रिप्रेजेंट बनाया है, बच्चों को वो यहाँ पे पेश कर रहा है इंसान की उस अलामत के तौर पे कि हर जगह वो खुशी मनाते हैं, चाहे कितना भी। आप देखें न्यूज़ में भी कभी दिखाते हैं जो कहीं मनाए होते हैं बेचारे पनाह गुज़ीर जो होते हैं, रेफ्यूजीज़,
वो बच्चे जहाँ उनको मौका मिलता है, रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे कहीं ना किसी अंदाज में अपनी खेल को बना के वहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो बड़ा एक मासूमाना सा एक एलिमेंट यहाँ पे पोइट ने जो है बच्चों की शक्ल में यानी कि एंटरटेनिंग एक एस्पेक्ट जो है ह्यूमन नेचर का उसने यहाँ बयान किया है। ऑल्दो ही हिमसेल्फ इज टॉर्चर्ड बाय द थॉट कि वो बड़ा परेशान है कि भाई जंग का माहौल है और दुनिया को शदीद तरीन ख़तरात लाहक है। ठीक है बेटे, आई होप कि आपको ये नज़म जो है वो समझ आ गई होगी अच्छे से। अब हम इसकी इंशाल्लाह एक्सरसाइज को साथ अटेम्प्ट करते जाएंगे ताकि हमारा ये लेक्चर पूरा जो है इसके ऊपर कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे हमारे पास एक हम कोशिश हमेशा करते हैं कि एक स्टैंज़ा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ ताकि थोड़ा आइडिया आपके साथ शेयर हो जाए। आप उसके अलावा भी अपने लिहाज से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक पहला इसका स्टैंज़ा लिखा हुआ है। विक्स बैलेंस फ्लेम अ डार्क ड्यू फॉल्स इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, मेलन गोवा मैंडरिन पिरामिड पाई लाइक कैनन बॉल्स, ग्लो रेड हॉट गोल्ड हॉट फ्रॉम विद इन। स्कीम जो उसकी राइमिंग स्कीम है वो मैंने साथ साथ लिखी हुई है, वो आपको समझ अब आ जाती है। ठीक है जी, रेफरेंस क्या है? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स रिटन बाय जॉन स्टॉलवर्दी। ये आपको पहले से पता है, 2 नंबर का ये होता है रेफरेंस। कॉन्टेक्स्ट क्या है जी? दिस इज अ सिंबॉलिक पोएम इन विच द पोइट हैज एक्सप्रेस्ड मैन्स इननेट, कुदरती जो इनबॉर्न उसके अंदर एक आदत है, क्या? लव फॉर जॉय एंटरटेनमेंट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही इज फेसिंग अ कंटिन्यूस थ्रेट फ्रॉम हिज कॉन्स्टेंट एनिमीज। वो जो मुस्तकिल उसके दुश्मन है वो क्या है? वॉर, पॉवर्टी एंड मिजरी। ये इसके मुस्तकिल दुश्मन है हर दौर में। मैंने कहा ना कि आप थोड़ा ईद की जायज़ा लें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिस्से में कोई ना कोई लड़ाई वाला माहौल बना हुआ है। कभी इंसान ने यानी सुख का सांस नहीं लिया। द पोइट वॉन्ट्स टू से दैट द ओनली पॉसिबल वे टूवर्ड्स अनएंडिंग एंड रियल प्रॉस्पेरिटी इज पीस, कि अगर आप चाहते हैं कि ना ख़त्म होने वाली और हकीकी खुशहाली हो तो वो असल में मिलेगी हमें अमन से, नॉट वॉर, ना कि जंग से। ठीक है, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। इन दिस स्टैंज़ा द पोएट डिस्क्राइब्स अ सीन इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स एट नाइट। देयर इज़ अ निप ऑफ कोल्ड इन द एयर, फिज़ा में जो है वो ठंडी एक सर्दी की लहर है। एंड अ डिम लाइट ऑफ कैंडल फ्लेम्स मेक्स इट मोर मिस्टीरियस एंड ग्लूमी। वो जो एक मध्यम सी रोशनी है कैंडल की, वो से मज़ीद पुरस्रार और अलमनाक बना देती है। देयर इज़ डार्क ड्यू इन द स्ट्रीट वाइल द फ्रूट आर हीप्ड अप इन कॉनिकल फॉर्म, कोई पिरामिड लाइक, ठीक है, ऑन द स्टॉल विच आर फुल ऑफ फ्रेशनेस एंड जूस। ये हमने उन गिवन लाइंस को पैराफ्रेज कर दिया। मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले उसको आसान इंग्लिश में आपने लिखना है। दूसरे पैराग्राफ में हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली ऑब्जर्व करेंगे। दिस इज अ हाईली सिंबॉलिक पोएम इन विच एवरी सिंगल सेगमेंट ऑफ द पोएम प्लेज इट्स फुलेस्ट पार्ट टू रीच टू द एपिटमी, हाइट को कहते हैं, ऑफ इट। Burning candle shows the birds of the world. Dark dew is a very much symbolic of the darkness prevalent in the world due to war. Even this idea is further spotlighted by the pile of the fruit in pyramid form, which reflects the old days of war where cannonballs were put that way. बात समझ आए जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ ये नज़म में। The selection of the adjective words of glow, red hot and gold hot takes the terrifying effect of the war to the height. मज़ीद वो जंग के असरात को बढ़ाने के लिए अपना एक पुरअसर अंदाज में काम करते हैं ये अल्फाज। द राइमिंग स्कीम ऑब्वियसली A-A-B-A-B. Figures of speech used in the poem symbol है जी। Whole poem is rich in its symbolic taste. Burning candles, dark dew show the murky atmosphere. Murky कहते हैं gloomy को, अलमनाक को। In the poem, the round-shaped fruit are used to symbolize cannonballs. Children symbolize humanity, and their enjoyment in the background of war shows man's love for recreation, enjoyment. ठीक है, मैरी मेकिंग। उम्मीद है बेटा ये आपको ये स्टैंज़ा समझ आ गया। दूसरा तीसरा फिर आपने खुद अटैम्प्ट करना है, ठीक है, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपकी ग्रिप हो सके इस चीज़ पे। नेक्स्ट हम इसके जो है वर्ड्स पे आ जाते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो अहम वर्ड्स हैं सिनोनिम्स जो इसकी वर्कशीट है। पहला है जी पिरामिड पाइड लाइक कैनल बॉल्स। पिरामिड के लिए हमारे पास ऑप्शन हाई अप, सिंपल, कोनिकल और केयरलेस। तो पिरामिड के लिए हमारे पास है कोनिकल, चार्ली ऑप्शन है इसका। फिर हमारे पास दूसरा सवाल है ग्लो रेड हॉट गोल्ड हॉट फ्रॉम विद इन। ग्लो का मतलब क्या है जी?
अब्लेज, बीटा पे देखिएगा शाइनिंग, अब्लेज दहकता हुआ वो कैनन बॉल के लिए, और फल के लिहाज से आप इसको शाइनिंग कहेंगे। तीसरे नंबर पे डार्क चिल्ड्रन एंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट, ऑर्बिट किसे कहेंगे जी हम, रेंज को कहेंगे, अल्फा पे दिया हुआ है, या सर्कल। 4 है जी द मून कॉम्पैक्टेड टू अ राइंड, कॉम्पैक्ट का मतलब क्या, रिड्यूस्ड और प्लेस्ड, अल्फा पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। 5 पे है जी मून कॉम्पैक्टेड टू अ राइंड, राइंड के लिए पील कह लें, क्रस्ट कह लें, पीस कह लें, टुकड़ा कह लें, छिलका कह लें उसका, ठीक है। 6 पे है जी सन इन द पिटेड स्किन, यहाँ पे हम कहेंगे बीटन, चार्ली पे दिया हुआ है, ठीक है, होल्ड। और नंबर 7 है रेडियंट एज लैंटर्न दे फॉरगेट, रेडियंट के लिए जी शाइनिंग, ग्लोइंग, ऑप्शन बी, ठीक है जी। इस नज़्म में जितने भी ये अहम अल्फाज जो बार बार आपके इम्तिहानात में भी आते हैं, वो हमने शेयर किए। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, जो उसका लास्ट सेगमेंट भी हमारे लेक्चर का, ताकि उन क्वेश्चंस को भी हम साथ साथ अटैम्प्ट करते जाएं। तो इसका सवाल नंबर 1 है व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पोएट स्टैंडिंग इन द डार्क, बहुत अहम सवाल है ये। The word dark signifies the hardships of the world. The poet is feeling the inner state of the children in the street eating juicy fruits. The poet reflects that the children are a happy creature, कि वो एक खुश रहने वाली मखलूक हैं, as they do not bother, कि उन्हें ज़रा भी परवाह नहीं है, to worry, कि वो परेशान हो about what is happening in the world, उस बारे में कि जो दुनिया में हो रहा है, ठीक है जी। Question 2 है why has the poet used cannonballs to describe the fruits? Very much important, okay? The poet has used cannonballs to describe the fruits because they look like cannonballs, because they are round in their shape. In the dim light of the lantern, glowing fruits like cannonballs reflect the hardships of life. Hardships change everybody's point of view. Question 3 है जी what do the children do with the fruit? फलों के साथ वो क्या करते हैं? They break the fruit and enjoy the taste of the fruit. A gold or silver fountain of the juice wets their mouths. उनके मुंह को गीला कर देता है, fingers को, cheeks को, noses and chins. The light of the lantern brightens their jolly faces. ठीक है, और मजीद उसकी रोशनी में वो चमकदार हो जाते हैं। How does the poet describe the fruit piled in the fruit stalls at night? किस तरह से वो उनको बयान करता है जी? The fruits like the melon, guava and mandarin are placed one upon another, एक के ऊपर एक पड़ा हुआ है। The fruits are piled like a pyramid, वो एक conical form, मखरूती शक्ल में है। They shine brightly in red and golden colors, इसमें वो चमकते हैं, glow, red hot, ठीक है, gold hot हमने पढ़ा भी। What is the theme of the poem in the streets of the fruit stall? In the street of fruit stalls, in fact, the world is threatened by war, poverty and misery, but all these have failed to crush man's pleasure for pleasure. इंसान खुशी के लिए खुश होने का कभी अमल नहीं छोड़ेगा। Children enjoy the sweet spray of the juice, forgetting all the misery they live in. उस तमाम तकलीफ को वो भूल जाते हैं जिसमें वो रहते हैं। And question 6 is what is the significance of the repetition of the word dark in the poem? जो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि तीनों स्टैंजास में इसको इस्तेमाल किया शायर ने। The poet is sad by the gloom, gloom दुख को कहते हैं, and misery तकलीफ को कहते हैं, surrounding the world. The repetition of the word dark stresses, emphasize करती है, जोर देती है, the distress परेशानी को ही कहते हैं, and desolation के इंसान जो है वो बिखर गया है, वो तन्हा है, इस वक्त बेयारो मददगार है, कहाँ? इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। ठीक है बेटे, यहाँ पे हमारी 5वीं जो नज़्म है वो कंप्लीट हो गई है, और आपने इसको पढ़ भी लेना है, इस लेक्चर को रोक रोक के समझ भी लेना है। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।